नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। नैनीताल बस हादसे के घायलों का हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भर्ती बस हादसे के घायलों का हालचाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घायलों से बात भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मृतक और घायलों के परिवारों के प्रति उनकी संवेदना है। घायलों के इलाज में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जरूरत पड़ने पर घायलों को एम्स ऋषिकेश भेजा जा रहा है। मैकेनिज्म बनेगा और देखिए, चूंकि मैंने अभी जो चालक थे इसके राजेश, उनसे भी बात करी है। उन्होंने भी मुझे कुछ बताया है। तो ऐसे वाहन जो बिना किसी लाइसेंस के आते हैं या अन्य स्थानों से आकर अनियंत्रित रूप से गाड़ियां चलाते हैं, उन पर पूरी तरह से नियंत्रण करने के लिए हम पूरी निर्देश देंगे कि ठीक प्रकार से सब लोग जो भी आए। उनकी सबकी सघन चेकिंग होगी और अभी यहाँ कमिश्नर श्री दीपक रावत जी को वहीं पर तत्कालीन मैंने बता दिया है कि उनको सभी विभागों, सभी लोगों को जो भी इस काम में लगे यातायात को सुचारू रूप से करने, वो सब। निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है। अभी तक कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों के पर्यवेक्षकों की बैठक हो चुकी है। ऐसे में भाजपा अंतिम दौर की बैठक करेगी, जिसमें सांसदों और पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ प्रत्याशियों के चयन को लेकर रायशुमारी होगी, जिसके बाद चुनाव समिति की बैठक होगी और प्रत्याशियों पर अंतिम मुहर लगेगी। चर्चा परिचर्चा का काम जारी रहेगा और आज मुझे लगता है कि 11-12 बज जाएंगे बातचीत करते करते। तो फिर हम कल तक भी आधे दिन तक हमारा काम बचेगा। कल तक हमें एक्सरसाइज को जारी रखेंगे। कल चुनाव समिति की बैठक है आप लोगों की? कल हम अपने वरिष्ठों के साथ, माननीय पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ में, माननीय सांसदों के साथ में कल परामर्श करेंगे और चुनाव समिति के विषय में भी तय करेंगे कि कल। निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के चयन को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें चुनाव समिति के सदस्यों ने गहनता से मंथन किया। बीती शाम बैठक खत्म होने के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि नगर पालिका, नगर पंचायत प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाते हुए निगम महापौर के नामों को, आपको बता दें कि संतुति के लिए केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। बताया गया है कि बैठक में सर्वसम्मति से सभी पालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया गया है। वहीं निगम महापौर के नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के भीतर प्रत्याशियों के नामों की पहली सूची जारी हो जाएगी। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी चुनाव समिति है वो आज बैठी है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से हम लोगों के साथ बैठक में जुड़े हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो कि उत्तराखंड के प्रभारी हैं, दुष्यंत गौतम जी, और सह प्रभारी रेखा जी भी बैठक में रही हैं। और सब लोगों में चुनाव को लेकर हमारी जो सभी नगर निगम की सीटें हैं और नगर पालिका और नगर पंचायत की सीटें हैं, उनको लेकर विस्तृत चर्चा सब लोगों के बीच में हुई है। और लगातार पिछले 3-4 दिन से, और मैं ये कहूँ कि पिछले कई दिनों से, एक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही थी, क्योंकि हमारी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है और तमाम नगर निगम के क्षेत्रों में जाके, नगर पालिका और नगर पंचायतों में जाके बहुत विस्तृत स्तर पर कई हजार कार्यकर्ताओं से बातचीत के उपरांत कुछ नाम जो आए हैं उन लोगों पर चर्चा हुई है। बैठक में भी विस्तार के साथ चर्चा हुई है। प्रत्याशियों के नामों के चर्चा के साथ साथ किस प्रकार से चुनाव में हमको आगे जाना है उस पर भी चर्चा हुई है और बहुत ही सकारात्मक फीडबैक है। यह भी चर्चा हुई है कि हर जिले में और हर जगह पर किस तरह का माहौल है। जो तमाम फीडबैक है, जो आकलन आया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। हमारे आकलन के हिसाब से हम अधिकांश स्थानों पर एक पहले से ज़्यादा अभूतपूर्व जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। और बैठक में यही चर्चा हुई है कि किस प्रकार से इस जीत को और आगे बढ़ाया जाए और अच्छे तरीके से
भारतीय जनता पार्टी जीते, इस सब पर चर्चा हुई है। आने वाले 1-2 दिनों के अंदर जो प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया वो भी पूरी हो रही है और बहुत जल्दी ही आने वाले 1-2 दिनों में हम लोग अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने की शुरुआत। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। उत्तराखंड में 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। राष्ट्रीय खेलों के प्रचार प्रसार और लोगों को अधिक से अधिक खेल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मसाल यात्रा निकाली गई। सीएम धामी ने हल्द्वानी में मसाल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कार्यक्रम हल्द्वानी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने का सौभाग्य उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड खेल और खिलाड़ियों के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन का शुभारंभ देहरादून में होगा और इनका समापन हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होना है। इस बार उत्तराखंड को मिली है, किस तरह की तैयारियां हैं? आज आपने भी यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया है, इसके अलावा मसाल तो दिखाया है। मैं सबसे पहले तो 38वें राष्ट्रीय खेल जिसकी मेजबानी जो हमारे राज्य को मिली है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, माननीय खेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और ओलंपिक्स की अध्यक्ष पीटी उषा जी का भी धन्यवाद करता हूँ। यह आयोजन हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और इसकी पूरी तैयारी हमारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। अनेक स्थानों पर हमारे जहाँ पर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ होनी है, खेल की गतिविधियाँ होनी है, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बन चुके हैं और जो कुछ काम एक थोड़ा बहुत जो बचा है वो काम भी आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं और ये खेल राष्ट्रीय खेल हमको देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करेंगे। हमारे नौजवान युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर होगा। ये पूरे उत्तराखंड का आयोजन है। हर एक उत्तराखंड वासी, हमारे आने वाले 10,000 जो खिलाड़ी हैं पूरे देश से आएंगे, उन सभी का स्वागत करेंगे। और ये केवल कुछ लोगों का आयोजन नहीं है, ये हमारे जनगण मन उत्तराखंड के 1,25,00,000 लोगों का आयोजन है। उसमें सभी शामिल रहेंगे, सभी इसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे। निकाय चुनाव का खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेराई सत्र को शुरू हुए लगभग 3 माह बीत जाने के बाद अभी तक भी सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया गया है, जिससे नाराज किसान गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग कर रहे हैं। गन्ना फैक्ट्री द्वारा पिछले वर्ष की भांति घोषित मूल्य के तर्ज पर ही किसानों का गन्ना खरीदा जा रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। विधायक और सांसद के भत्तों में बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं सरकारी अधिकारियों की तनख्वाह में भी भारी बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन इस सरकार में अन्नदाता की फसलों का मूल्य भी किसानों को नहीं मिल रहा है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसानों का शोषण कर रही है। अभी तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया गया है। सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है। गन्ना मूल्य को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि सरकार जल्द ही गन्ने का मूल्य घोषित करेगी और अन्य राज्यों से बढ़कर गन्ने का मूल्य घोषित किया जाएगा। देखिए, जनपद हरिद्वार में शुगर फैक्ट्री को चले हुए कम से कम 3 महीने होने वाले और आज तक सरकार ने गन्ने का भाव घोषित नहीं किया। किसान जो अपनी फसल शुगर फैक्ट्री को बेच रहा है गन्ने की, उसे यही नहीं पता कि उसे किस भाव का रेट मिलेगा। आज अगर एक 5 रुपए का पैन भी कंपनी वाला बना रहा है तो वो कंपनी का रेट उसका तय कर दिया कि पैन जो है 5 रुपए का, और किसानों को आज तक उनके गन्ने के भाव का ही नहीं पता। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, एक उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि गन्ने का भाव हर साल नहीं बढ़ाया जा सकता। तो हमारा माननीय मंत्री जी को यह कहना कि आपने अपने वेतन आमदनी भत्ते तो दुगने कर लिए और किसानों की आमदनी क्या है तो दोगुनी करेंगे, लेकिन आमदनी दुगुनी कर ली अपनी और किसानों की फसलों का कोई रेट नहीं बढ़ाया गया। अभी डाई का कट्टा 1300 रुपए का था, वो 1950 रुपए का कर दिया। तो जिस तरीके से देश में महंगाई अन्य चीजों की बढ़ाई गई,
उसी हिसाब से किसानों की फसलों का रेट भी बढ़ना चाहिए। और डबल इंजन की जो सरकार बताओगे, डबल इंजन की सरकार है, वो किसानों की आय दुगनी करेगी। इन्हें किसान और मजदूर की कोई चिंता नहीं, इन सरकारों को केवल उद्योगपतियों की, व्यापारियों की, पूंजीपतियों की चिंता है। किसान और मजदूर आम जनता से इन सरकार को कोई लेना देना नहीं है। हमारा उत्तराखंड सरकार से ये निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी महंगाई को देखते हुए कम से कम किसान की फसलों का 500 रुपए कुंटल के हिसाब से गन्ना मूल्य घोषित किया जाए, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगी। चुनाव नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गन्ने का मूल्य घोषित नहीं करती, और ये तो उन्होंने रीति नीति बना ली कि गन्ने का मूल्य आखिरी दम पर वो घोषित करते हैं। तो वो गन्ने का मूल्य बढ़ाएंगे नहीं, ये तय बात है, क्योंकि चुनाव नहीं है। एक समिति बनाई हुई है, वो समिति जब भी अपना निर्णय देगी, और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी। और उत्तर प्रदेश से भी हमारा 5 रुपये गन्ना रेट फिलहाल भी ज़्यादा है और ज़्यादा ही रहेगा हमेशा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी और अपनी सरकार में। स्वामी जी की निकाय चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली है? अब की बार हम अधिकांश नगर पालिकाएं, नगर पंचायत और मेयर सब जीतेंगे, क्योंकि जनता में माननीय मोदी जी को लेकर और माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर और जो कार्य हमारे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के, उनसे लेकर संतुष्ट है। उन सब का मन है कि ये जो हमारा नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका का चुनाव, उसमें बीजेपी को ही सेवा करने का दोबारा से मौका। बीजेपी कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी है। दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि नामों को लेकर लिस्ट बना ली गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से एक बार फिर रायशुमारी कर आज देर रात या कल तक प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जा सकती है। वहीं टिकट न मिलने वाले प्रत्याशियों से रायशुमारी भी की जा रही है। किस तरीके से क्या कुछ रणनीति बनाई है इस बार? हम जो भी निर्णय ले रहे हैं वो प्रत्याशियों से सबसे विश्वास में लेके कर रहे हैं, अपने नेताओं को विश्वास में लेके कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेके कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई नाराजगी होगी। अगर थोड़ा बहुत कहीं होगा तो सब पार्टी के वर्कर्स हैं, सब लोग संगठित होकर काम करेंगे। लिस्ट जो है जारी कर देंगे। हमारी आज शाम तक लेट नाइट तक एक लिस्ट जारी हो जाएगी। हमारा डिस्कशन अंतिम दौर पे है। हम अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, संगठन से सबसे चर्चा कर रहे हैं, एक एक सीट पे कर रहे हैं। ये लगभग पूर्ण हो चुकी है। हम बहुत जल्द आपको लिस्ट देंगे। अब सूची कब तक जारी करने जा रहे हैं, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है? देखिए, हम लोग ऑन है हर चीज में। ये पार्टी के जो वरिष्ठ जन हैं, ये उनमें चर्चा चल रही है कि हम लोग वो कहते हैं कि जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये राजनीति है और चुनाव है। इसमें क्या रणनीति रहती है कि एकदम से कर दो या कुछ को अभी कर दो, कुछ को रोक के करो, ये कमेटी तय कर रही है और हम लोग पूरी तरीके से तैयार है बेहतर चुनाव लड़ने के लिए। एक राय बन पा रही है, क्योंकि नगर पालिकाओं की बात करें, नगर पंचायत, बहुत सारे अलग-अलग बड़ा परिवार है और बड़े परिवार में आप सबको खुश नहीं कर सकते। कोई खुश होता है, कोई नाराज होता है, लेकिन पार्टी के जो 7 बड़े चेहरे हैं, इस प्रदेश के बड़े लोग हैं, वो जो निर्णय लेंगे वो पार्टी के हित में लेते हैं। और ये हम लोगों को समझना चाहिए, हम सबका फ्यूचर है, खासकर जो यंग जनरेशन है। और कभी कभी इंतज़ार भी करना होता है और कभी कभी चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि हमारे बड़े लोगों के हाथ से कोई गलत निर्णय होगा। ये सभी वरिष्ठ हैं, सबको लंबा अनुभव है और उस कमेटी में 4 लोग ऐसे हैं जो प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई डिसीजन होगा। जो पार्टी के हित में होगा, जो समय काल परिस्थिति के हिसाब से सही लगेगा, वही निर्णय सामने। सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसे में समय समय पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गाइडलाइन जारी की जाती हैं और सर्दी से बचने के लिए लोगों से कहा जाता है। उत्तराखंड में भी मौसम पूरी तरह से सर्द हो चुका है। ऐसे में देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि सर्दी का मौसम है, डेंगू का प्रकोप अब नहीं है। अब लोगों को ठंड से बचना चाहिए, खासकर बुजुर्ग लोगों को सुबह के समय टहलने से बचना चाहिए। इसके साथ आपको बता दें कि धुआं वाली जगह से जाने के लिए बचना चाहिए। खत्म हो गया, डेंगू
का सीजन तो अक्टूबर नवंबर तक रहता है। अब सर्दी का प्रकोप शुरू हो गया तो इस समय जो बीमारियां हो रही हैं, सर्दी की वजह से जो बीमारी जनरली बच्चों में निमोनिया की शिकायत रहती है या बाहर का खाना ना खाने से लूज मोशन डायरिया के भी केस आ रहे हैं। तो लोगों को यही सलाह है कि अपने इस समय सर्दी से अपना बचाव करें। बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो सुबह टहलने ना जाएं, तथा यदि जहाँ पे भी धुएं वगैरह का प्रकोप हो तो उन जगह पर जाने से बचें। तो अस्थमा वाले मरीजों को और जिनको डायबिटीज हाइपरटेंशन है उनको थोड़ी सर्दी के मौसम में सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि वो अपने स्वस्थ रहेंगे। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के नए बस अड्डे पर पुनाड़ गेदरे के ऊपर आपको बता दें कि सिंचाई विभाग की ओर से 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही वाहन पार्किंग छत डालने के दौरान धराशायी हो गई। आपको बता दें कि यह पार्किंग लगभग 50 कार वाहन क्षमता वाली थी। छत डालने से कार्य कर रहे 2 मजदूर भी घायल हो गए हैं, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। वहीं इस घटना पर सियासत भी तेज हो गई। बताया जा रहा है कि पार्किंग की निर्माणाधीन छत भार नहीं झेल पाई। सिंचाई विभाग की ओर से पार्किंग का निर्माण करवाया जा रहा था, जिसमें संबंधित कार्यदायी संस्था जेई और ठेकेदार की गलतियां सामने आ रही। घटना पर सियासत तेज हो गई है। मजबूती से काम करना है। किससे? वो जो ठेकेदार हैं उनको आपने दिशा निर्देश दिए होंगे, आप वहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं। देखिए, टेक्निकल कंस्ट्रक्शन का काम है, उसमें निर्देश हम लोग नहीं देते हैं। उनके जो अधिकारी हैं, जो इंजीनियर्स हैं, अभियंता हैं, उनकी देखरेख में वो काम होता है। लेकिन ये उम्मीद नहीं की गई थी कि रात में बारिश के कारण अचानक गधेरे का जल स्तर बढ़ जाएगा। इस बात की संभावना का वो आकलन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये आया रुद्रप्रयाग में जो पार्किंग वाला है, क्या कुछ है उसमें और क्यों हादसा हुआ? देखिए, जैसा कि आपके संज्ञान में होगा कि परसों रात जो बारिश हुई, बारिश के चलते जिस नदी में, जिस गधेरे में वो पार्किंग बन रही थी, उसमें अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और उसके चलते जो उसके टेक थे, जो शटरिंग के उन्होंने टेक लगा रखे थे, वो थोड़े से हिल गए। उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी उसको ठीक करेंगे। जो ठेकेदार है उसको किया गया है कि अविलंब हो गया। 3 मजदूर उसके नीचे। निश्चित ही मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि कोई धन आवंटित कौन कर रहा है ये इतर बात होती है, लेकिन हकीकत ये है कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, चाहे जेई है चाहे एई है, ये इन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि उस भूमि में वो चीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती, वहाँ बनाई जानी उपयुक्त है या उससे थोड़ा दूरी पर बनाई जानी उपयुक्त है। ये तो जो टेक्निकल डिपार्टमेंट उसको करना चाहिए। और जिन लोगों की इसमें तकनीकी खराब मतलब कमी रही है, जिन लोगों ने सुझाव ठीक नहीं दिया, उनके खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को उसमें जांच बैठानी चाहिए और जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नई दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उत्तराखंड में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन और पर समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि बैठक में उत्तराखंड में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है। गृह मंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जल्द से जल्द नए आपराधिक कानूनों को 100% कार्यान्वित करने को कहा है। देखिए, जो मेरे संज्ञान में महिला अपराध को लेकर खासकर उन्होंने तवज्जो दी और मैं खुद 12-13 बार इस बात को लेकर जेल में गया हूँ, गिरफ्तारियाँ दी हैं। और उसके अलावा लगातार बीजेपी को हम कटघरे पे खड़े कर रहे हैं। आप लोगों से भी यदा मैं इस बारे में बातचीत करते रहा हूँ, चाहे उत्तरकाशी की बात हो, चाहे ममता जोशी होना की बात हो, चाहे पिंकी की बात हो, चाहे हमारी संतरेसा का मामला हो, चाहे वो यहाँ एसबीटी में 13 साल की बच्ची का मामला हो, चाहे बहन अंकिता का मामला हो, सारे मामले आप लोग और हम लोग डिस्कस करते रहे, आंदोलन करते रहे। और बीजेपी की इन 6 साल के शासन में जिस तरीके से महिला अपराध में बढ़ोतरी हुई वो सबके संज्ञान में है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार
जो जिसको अमित शाह देख रहे हैं खुद, उनके तत्वाधान में है, वो खुद करेगी 9 हिमालय राज्य में जो है उत्तराखंड महिला अपराध में पहले स्थान पर। तो ये शर्मनाक तो है, और अगर देश के गृह मंत्री की उसकी चिंता नहीं होगी तो फिर गलत होगा। देखिए, पहली बात तो कोई नाराजगी नहीं है किसी प्रकार का पक्ष। उत्तराखंड के अंदर पिछले दिनों जो घटनाएं हुई थी उसमें हमारी सरकार ने कानून को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार गिरफ्तारियां हुई है, उन्होंने चिंता व्यक्त की कि उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार की जो चर्चाएं हो रही है ये रुकनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री कल ही सख्त निर्देश दिए हैं कि जो कानून जिस रूप में हमने तय किए हैं उसका इम्प्लीमेंट बहुत। उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 धाम की शीतकालीन यात्रा पर किए जा रहे मंथन को गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने सराहा है। बलूनी ने कहा कि शीतकाल यात्रा से यात्रा रूट आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की आमद से पूरे साल गुलजार रहेंगे। साथ ही साथ स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन कारोबारियों को भी इससे खासा फायदा होगा। बलूनी ने कहा कि शुरुआती दौर में अगर 20% श्रद्धालु भी शीतकाल यात्रा करने आते हैं तो शुरुआती दौर के लिए ये अच्छे संकेत होंगे। आने वाले दिनों में यात्रियों से शीतकाल यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदम और फीडबैक लिए जाएंगे, जिससे व्यवस्थाओं को और चाक चौबंद किया जा सके। अच्छी सोच के साथ किया गया है, और अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी शुरुआत भी की है। और वास्तव में पूरे साल भर जो है वो पर्यटन को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो आधे समय चलता है, आधे समय बंद रहता है, काफी कुछ महीने बंद भी रहना पड़ता है। लेकिन अगर इस तरह से कुछ 10% 20% भी इसमें हम लोग वृद्धि कर पाएंगे तो हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमारे पहाड़ की आर्थिकी को भी सबल होगी। और मुझे लगता है कि ये प्रयास अच्छा प्रयास है। आने वाले समय में इसमें अगर हमको लगेगा कुछ और भी चीजें जोड़नी है तो उसको भी करके इसको आगे बढ़ाएंगे। और अब ये मान के चलिए कि हमारा जो शीतकालीन यात्रा है ये एक हमारा लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।